एक डेफिनेशंस पढ़ी लास्ट टाइम एनर्जी से रिलेटेड, चाहे वो आयोनाइजेशन एनर्जी हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, बॉन्ड एनर्जी हो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो, या बहुत इंपॉर्टेंट लैटेक्स एनर्जी हो। और इवन लैटेक्स एनर्जी का कंपैरिजन कैसे किया जाएगा, लैटेक्स एनर्जी को कैसे हम कंपेयर करेंगे डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए, यह भी हमारा एक मुख्य डिस्कशन था पिछली क्लास का। तो इसी बातचीत को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और बॉर्न-हैबर साइकिल ये हम चर्चा करने वाले हैं। बॉर्न-हैबर साइकिल बेसिकली एक कह सकता हूं मैं, इस पर न्यूमेरिकल्स भी हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं अच्छे। बॉर्न-हैबर साइकिल बेसिकली हमको बताता है कि आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं, कौन कौन सी शर्तें फॉलो होनी चाहिए, तभी कोई एक स्टेबल आयनिक कंपाउंड बनेगा। बट बॉर्न-हैबर साइकिल की तरफ हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यहां पर कि एक टर्म है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। एक टर्म है यहां पर स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। देखिए लिखा है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इज द एनर्जी इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल कंपाउंड in the standard state from its elements present in their standard state and free state. Okay, अब इस डेफिनेशन को जरा समझाया जाए आपको कि है क्या। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसको आप हीट ऑफ रिएक्शन कहते हो। हीट ऑफ रिएक्शन कई तरह की होती है जो कि आप थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो, फिजिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, बट फिलहाल यहां पर हमारे मतलब का सिर्फ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन है। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन जिसका मतलब है कि जब भी किसी कंपाउंड का 1 मोल उसके स्टैंडर्ड स्टेट में बनाया जाए, स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब रूम टेम्परेचर पर जो इसकी स्थिति है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसमें बनाया जाए और उसके एलिमेंट्स से बनाया जाए और वो एलिमेंट्स भी अपनी अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में हो, तो उस रिएक्शन का जो हीट है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जब भी किसी कंपाउंड का 1 मोल बनाया जाए उसके स्टैंडर्ड स्टेट में, जैसे तुमने NaCl बनाया और वो भी कौन सी स्टेट में, सॉलिड फेज में, क्योंकि NaCl सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर, उसका 1 मोल बनाए और उसके एलिमेंट्स से बनाए, सोडियम सॉलिड होता है और Cl2 गैस होता है, तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा H है उसी डेल्टा H को हम स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन उस कंपाउंड का कहते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में तो जो कंपाउंड बनेगा उसका स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा वो रिएक्शन। ठीक है, जरा मुझे ओके करो, तुम लोगों को ये समझ आया यहां तक, अभी तक जो मैंने बात की बताइए जरा, यहां तक क्लियर है? ओके, अब आगे सुनिएगा। अब हम लोगों को बात करनी है बॉर्न-हैबर साइकिल। जरा समझो, ये बताओ जो सोडियम सॉलिड है, सोडियम सॉलिड तो रिएक्शन करेगा नहीं। एक्चुअल में सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए हमको सोडियम और क्लोरीन के आयंस चाहिए। समझिए बात को, सोडियम क्लोराइड को बनाने के लिए एक्चुअल में हमें सोडियम आयन चाहिए और क्लोराइड आयन चाहिए, और वो भी दोनों जो है गैस फेज में होने चाहिए। ये भी आप जानते हो कि सोडियम प्लस गैस और Cl माइनस गैस। जब भी कोई आयनिक कंपाउंड आप बनाओगे तो पिछली क्लास में, प्रीवियस क्लास में जब लैटेक्स एनर्जी आपको सिखा रहा था तो मैंने कहा था कोई भी आयनिक कंपाउंड जो बनेगा वो उसके गैसियस आयंस से बनेगा। तो NaCl सॉलिड किससे बनेगा, Na प्लस गैस से और Cl माइनस गैस से। अब ये आएंगे कहां से, तो सबसे पहले सोडियम सॉलिड को आप गर्म करेंगे, सबलाइम करेंगे और Na सॉलिड को कन्वर्ट करेंगे Na गैस में। जरा मुझे सोच के बताओ आप लोग कि ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, बोले जल्दी से। जब Na सॉलिड से Na गैस की तरफ आप जाओगे तो ये प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? तो ये प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक। आपको एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि आप सॉलिड से गैस जा रहे हो, और यहां जो एनर्जी खर्च होगी उस एनर्जी का नाम सब्लिमेशन एनर्जी। पिछली क्लास में लिखवाया है आप लोगों को, तो यहां जो एनर्जी इन्वॉल्व है उस एनर्जी का नाम क्या है, सब्लिमेशन एनर्जी। अब सोडियम गैस से एक इलेक्ट्रॉन आप रिलीज कराओगे और बनाओगे सोडियम प्लस गैस। यहां पर भी प्रोसेस एंडोथर्मिक, एनर्जी देनी पड़ेगी और शायद उस एनर्जी का नाम आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट।
क्योंकि तुमने सोडियम गैस से पहला इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है, तो उसका नाम आयोनाइजेशन एनर्जी 1 फॉर Na गैस। यहां तक क्लियर है? तो देखिए तुम्हें सोडियम सॉलिड से क्या मिल गया? Na प्लस गैस। अब जरा यहां आते हैं, Cl माइनस गैस कैसे आएगा? Cl माइनस गैस जरा समझो। सबसे पहले Cl2 गैस है, तो Cl2 गैस है तो वहां पर क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा और आधा मोल तोड़ना पड़ेगा और बनेगा Cl गैस। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे हो कि यहां पर जो एनर्जी है एब्जॉर्ब होने वाली, वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का आधा होगा, बीडी का आधा होगा। क्यों? क्योंकि तुम Cl2 का 1 मोल नहीं, आधा मोल बॉन्ड ब्रेक करते हो। यह बात तो आपको पता है कि बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, दैट इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एंड सिंस वी आर considering only half mole of Cl2, so the energy absorbed in this case will be half of Bd of Cl2। जरा ओके करो, ये टर्म समझ आया कि नहीं? यहां पर जो एनर्जी खर्च होगी, जो देनी पड़ेगी, वो Bd का आधा होगा, क्योंकि तुमने आधा मोल Cl2 बॉन्ड ब्रेक किया है। अब इस Cl गैस को तुम एक इलेक्ट्रॉन दोगे, जो तुमने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला था, वो इलेक्ट्रॉन इसको दोगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl माइनस गैस में, और यहां एनर्जी जो रिलीज होगी वो EGE1 होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1। आप लोग सुनते रहिए, उसके बाद लिखिएगा। फाइनली मुझे बताओ, तुम्हारे पास Na प्लस गैस है, तुम्हारे पास Cl माइनस गैस है, इन दोनों को अगर जोड़ दें तो NaCl सॉलिड आ जाएगा। आपको यहां पर क्या मिल जाएगा? NaCl सॉलिड, ये आपको मिल जाएगा। जरा कोई मुझे बताएगा कि इस आखिरी स्टेप में जब Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस मिलकर NaCl सॉलिड बनाएंगे, तो जो एनर्जी यहां आएगी वो कौन सी एनर्जी है? रिलीज होगी कि एब्जॉर्ब होगी? और क्या नाम है एनर्जी का, बताइए? Na प्लस गैस Cl माइनस गैस मिलकर जब NaCl सॉलिड बनाएंगे, तो जो एनर्जी यहां पर रिलीज होगी, उस एनर्जी का नाम है लैटिक्स एनर्जी, जो तुम लोग पढ़ चुके हो। तो एक बार दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। तुम्हें सोडियम सॉलिड हाफ Cl2 गैस से NaCl सॉलिड बनाना था। जो रिएक्शन का एनर्जी है वो है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, जिसको हम बोल रहे हैं डेल्टा HF नॉट। क्या बोल रहे हैं? डेल्टा HF नॉट। लेकिन NaCl सॉलिड बनाने के लिए हमें Na प्लस गैस चाहिए और Cl माइनस गैस चाहिए। तो अब हमने ये सोचा कि सोडियम सॉलिड से सोडियम प्लस गैस बनाएं, Cl2 गैस से Cl माइनस गैस बनाएं और उससे मिलकर NaCl सॉलिड। तो पहले सब्लिमेशन आया, आयोनाइजेशन एनर्जी 1, Bd का हाफ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिक्स एनर्जी। और तुम लोगों ने पढ़ा है एक लॉ, अगर याद होगा, हेस लॉ। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बताइए जरा। तुम सब लोगों ने हेस लॉ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बोलो, पढ़ा है ना? तो हेस लॉ क्या कहता है? हेस लॉ कहता है कि जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं, हेस लॉ कहता है कि जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं, तो वहां पर जो नेट एनर्जी इन्वॉल्व्ड है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। मतलब इन सारी एनर्जीज का सम वही होगा जो डायरेक्टली रिएक्शन कराने पर डेल्टा HF नॉट आ रहा था। मतलब मैं यहां क्या लिख सकता हूं कि हेस लॉ के हिसाब से डेल्टा HF नॉट ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड का जो डेल्टा HF नॉट है यहां पर, वो किसके बराबर आएगा? वो इन सारी एनर्जीज के सम के बराबर आएगा। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं कि डेल्टा HF नॉट फॉर सोडियम क्लोराइड बराबर इसका सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का हाफ प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 प्लस लैटिक्स एनर्जी। बात को समझो जरा। जरा मुझे ये बता दो कि ये तुम्हें एक्सप्रेशन समझ आ गया है कि नहीं? जरा एक बार बताओ, ये एक्सप्रेशन क्लियर हुआ है कि नहीं? कि जो नेट एनर्जी है डेल्टा HF नॉट पूरे प्रोसेस का, वो इन पांचों प्रोसेसेस में जो एनर्जी इन्वॉल्व्ड है उनके सम के बराबर आएगा, हेस लॉ के हिसाब से। ओके, अच्छा,
अब इसमें अगर तुम ध्यान दो तो ये पहला 3 एनर्जी एंडोथर्मिक है, ये पहला फर्स्ट 3। बस सब्लिमेशन में सॉलिड को गर्म करने में एनर्जी दोगे, आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने में दोगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बॉन्ड तोड़ने में देना पड़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 जब इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे क्लोरीन के आउटर शेल में तो एनर्जी रिलीज होगी। आयंस मिलकर जब सॉलिड बनाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। तो ये बाद वाला 2 जो प्रोसेस है ये कैसा है, एक्सोथर्मिक। अब तुम लोग मुझे सोचकर बताओ कि बॉन्ड बनाने के लिए इन 5 एनर्जीज का जो नेट सम है वो एक्सो होना चाहिए कि एंडो होना चाहिए? सोच के बताओ, बताओ जल्दी से कि अगर स्टेबल बॉन्ड बनाना है, फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल बॉन्ड, फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल बॉन्ड क्या जरूरी है? जरूरी यह है कि ओवरऑल प्रोसेस में जो डेल्टा HF नॉट है दैट मस्ट बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब डेल्टा HF नॉट सारी एनर्जीज का सम नेगेटिव होगा तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। और अगर ओवरऑल प्रोसेस एक्सोथर्मिक है इसका मतलब पूरे प्रोसेस से एनर्जी रिलीज हुआ। और आप जानते हो जब एनर्जी का लॉस होगा तो सिस्टम की एनर्जी घट जाएगी, और एनर्जी घट जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि पूरे प्रोसेस में ये 5 एनर्जीज इन्वॉल्व्ड हैं, इसमें कुछ एंडोथर्मिक हैं और कुछ एक्सोथर्मिक हैं। हम चाहेंगे इन 5 का जो ओवरऑल सम है वो एक्सोथर्मिक हो, मतलब ओवरऑल प्रोसेस में एनर्जी का लॉस हो, क्योंकि एनर्जी का लॉस होगा तो सिस्टम का एनर्जी कम हो जाएगा और सिस्टम का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि बॉन्ड बनने के लिए आवश्यक है, सुनना एक एक करके, बॉन्ड बनने के लिए जरूरी है कि सब्लिमेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड कम हो, आयोनाइजेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड कम हो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड कम हो, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, और लैटेक्स एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो। जरा ओके करो, क्लियर हुआ कि नहीं आपको, बताइए। और इसीलिए फाइनली देखो यहां पर लिखा हुआ है कि फेवरेबल कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड आर, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए शर्तें क्या हैं, फेवरेबल कंडीशन क्या है? तो पहली शर्त, आयोनाइजेशन एनर्जी मेटल का कम हो या आईपी कम हो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी जो भी कहो। सब्लिमेशन एनर्जी लो हो मेटल का, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लो हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा हो, और लैटेक्स एनर्जी ज्यादा हो। तो 2 चीजें ज्यादा हो, कौन कौन सी? एक ये ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और एक लैटेक्स एनर्जी। मतलब जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो उनमें रिलीज ज्यादा हो, और जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है उसमें एब्जॉर्ब कम हो। तो उम्मीद करता हूं कि बॉर्न-हैबर साइकिल कैसे लिखा जाएगा और ये कंडीशंस कैसे आई ये आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए बॉर्न-हैबर साइकिल पर न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं और हमें बॉर्न-हैबर साइकिल लिखना आना चाहिए। क्या आप चाहते हैं एक आध एग्जांपल और लिया जाए कि बॉर्न-हैबर साइकिल लिखते कैसे हैं? इसके बाद एक बार आप ट्राई करके देख लो, है ना। 1-2 मैं यहां पर कर देता हूं और उसके बाद 1-2 आप करिएगा। देखिए यहां 3-4 कंपाउंड लिखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम फ्लोराइड का लेट से बॉर्न-हैबर साइकिल बनाना है। एक मैं लिख रहा हूं MgF2 का, सोडियम ऑक्साइड और एल्यूमिना Al2O3 का आप लोग लिखेगा बॉर्न-हैबर साइकिल। लिखना क्या है वो पहले एक बार सुनिएगा। जैसे मान लो अगर मैग्नीशियम फ्लोराइड का बॉर्न-हैबर साइकिल मुझे लिखना है तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि मैग्नीशियम फ्लोराइड का, सुनिएगा ध्यान से, कि मैग्नीशियम फ्लोराइड का 1 मोल बनाना होगा, वो भी सॉलिड फेज में। मैग्नीशियम फ्लोराइड का अगर मुझे बॉर्न-हैबर साइकिल लिखना है तो मैं कह रहा हूं कि साहब सबसे पहले मैं मैग्नीशियम फ्लोराइड का 1 मोल बनाऊंगा सॉलिड फेज में। कहां से बनाऊंगा?
कहां से बनाऊंगा? तो मैं बनाऊंगा इसके एलिमेंट्स से, वो भी इसके स्टैंडर्ड स्टेट में। तो एक तो मैं इसको बनाऊंगा मैग्नीशियम से जो कि होगा सॉलिड, और दूसरा फ्लोरीन से, और लिखूंगा F2 गैस और 1 मोल। अच्छा, इस बार F2 मोल जो है वो 1 मोल F2 होगा, क्योंकि तुम्हें 2 F एटम चाहिए। कितने चाहिए? 2 F एटम। अब मुझे बनाने होंगे इसके आयंस। अच्छा, यहां जो एनर्जी इन्वॉल्व है इसी का नाम डेल्टा HF0 ये कहलाएगा। यहां पर जो एनर्जी इन्वॉल्व होगा वो कहलाएगा डेल्टा HF0 कहलाएगा। ओके, और अब मुझे इसके आयंस बनाने हैं। कैसे बनाऊं मैं? मुझे पता है कि मैग्नीशियम फ्लोराइड में मैग्नीशियम +2 आयन प्रेजेंट है और 2 फ्लोराइड आयन प्रेजेंट हैं। तो मैं फटाफट क्या करूंगा, सबले से पहले इसका सब्लिमेशन कराऊंगा, मैग्नीशियम गैस बनाऊंगा। समझो बात को, यहां एनर्जी आएगी सब्लिमेशन एनर्जी। देखेगा क्या करना है। फिर मुझे 2 स्टेप में इसको ले जाना पड़ेगा मैग्नीशियम +2 में। ध्यान रखना, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। मुझे कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 स्टेप में एक एनर्जी आएगी IE1 और एक एनर्जी आएगा IE2। समझ आई बात? मैंने पहले ही आयन पता कर लिए थे इसके अंदर कौन कौन से हैं। तो मैग्नीशियम सॉलिड को ले जाना है मैग्नीशियम +2 गैस में। ध्यान रखिएगा, गैस में। तो पहले सब्लिमेशन, फिर 2 बार इलेक्ट्रॉन निकाला हमने। ऐसे ही F2 गैस को पहले मैं तोड़ूंगा तो बनेगा 2F गैस। अब यहां पर ये BD का आधा नहीं आएगा, कंप्लीट आएगा, क्योंकि तुम्हारे पास 1 मोल F2 है। तो 1 मोल F2 का मतलब कंप्लीट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यहां इन्वॉल्व रहेगा। क्लियर? अच्छा, फ्लोराइड पर देखो एक ही नेगेटिव चार्ज है, लेकिन 2 फ्लोरीन के एटम है ना, तो मुझे दोनों फ्लोरीन के एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन देना होगा। तो ये बदल जाएगा 2F- गैस में। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहां पर एनर्जी इन्वॉल्व्ड कौन सी है? तो नो डाउट जब तुमने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी। वो भी कौन सी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 ही आएगा, लेकिन इसका 2 गुना आएगा। डबल क्यों? अच्छा, इसीलिए तुम लोग अगर याद करो तो इसीलिए पिछले लेक्चर में, लेक्चर 3 में, इसीलिए ये सब तुम लोगों को मैंने सिखाया था कि कैसे लिखा जाएगा। तो चूंकि फ्लोरीन पर एक ही नेगेटिव आता है तो Eg 1 ही रहेगा, लेकिन चूंकि 2 मोल फ्लोरीन है इसलिए Eg 1 का डबल। और अब अगर इन दोनों को जोड़ दें और यहां पर इसको ले जाएं तो ये हो जाएगा लैटेक्स एनर्जी। फिर से अगर मैं हेस लॉ अप्लाई करूं, सुनो ध्यान से, अगर फिर से मैं हेस लॉ यहां पर अप्लाई करूं, ओके, तो अकॉर्डिंग टू हेस लॉ मैं लिख सकूंगा कि डेल्टा HF0 इज इक्वल टू सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम का फर्स्ट प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फ्लोरीन का पूरा 1 मोल का प्लस 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 और प्लस लैटेक्स एनर्जी। जरा ओके करिए अगर समझ आया हो कि ऐसे लिखा जाएगा बॉर्न हैबर साइकिल। ओके, समझ गए? तो एक काम करो, इसको आप लोग पहले तो नोट कर लो, इसको तो पहले आप नोट कर लीजिए, और इसके बाद 2 कंपाउंड जो मैंने बताए थे वो आप लोग लिख कर देख लीजिए, एक सोडियम ऑक्साइड का और दूसरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। लेकिन पहले इसको नोट करिए। ओके, तो अब देखते हैं जरा सोडियम ऑक्साइड के लिए कैसे लिखा जाएगा। और आप लोगों ने अगर लिखा है तो आप लोग चेक कर लीजिए कि वहां पर वो सही है या उसमें कोई प्रॉब्लम है। जरा देखो, सोडियम ऑक्साइड Na2O, तो सबसे पहले तो Na2O सॉलिड का 1 मोल बनेगा कहां से? 2 मोल सोडियम सॉलिड से, और ऑक्सीजन के आधा मोल गैस लेना पड़ेगा, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक ही एटम है ना, तो ½ मोल O2 गैस। अब देखो, सोडियम सॉलिड सबसे पहले 2 मोल सोडियम गैस में जाएगा और फिर दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2Na+ गैस जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो आयन है वो सोडियम पर एक ही प्लस है लेकिन ऑक्सीजन पर 2 माइनस है। हां, सोडियम के 2 एटम हैं वो अलग बात है। तो 2Na+ गैस। अच्छा, ½ O2 गैस पहले टूटेगा O गैस में और फिर एक एक करके ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा
और O गैस -2 में जाएगा, फिर दोनों से मिलकर Na2O। अब एनर्जीज कौन कौन सी इन्वॉल्व्ड है? तो पहले स्टेप में सब्लिमेशन एनर्जी का डबल, क्योंकि तुम्हारे पास 2 मोल सोडियम है यार, 2 मोल सोडियम होगा तो 2 टाइम्स सब्लिमेशन एनर्जी, क्योंकि जो सब्लिमेशन एनर्जी है वो पर मोल होती है, तो 2 मोल सोडियम के लिए 2 टाइम्स सब्लिमेशन एनर्जी। यहां पर 2 टाइम्स आयोनाइजेशन एनर्जी 1, निकाला एक ही है लेकिन 2 मोल सोडियम है। यहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का BDE का हाफ हो जाएगा, क्योंकि आधा मोल O2 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 भी रहेगा और 2 भी रहेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए एक ही ऑक्सीजन एटम को, एंड दिस इज फाइनली लैटेक्स एनर्जी। तो अगर इन सबको सम करें तो तुम लिख पाओगे डेल्टा HF नॉट बराबर 2 टाइम्स सब्लिमेशन एनर्जी, 2 टाइम्स IE1, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का हाफ, प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1, प्लस देखिए किसी का भी साइन नहीं लिखना है, किसी का भी साइन नहीं लिखना है, सबको प्लस के साथ लिख दिया। अब जिसका जो साइन होगा उस साइन के साथ डेटा डाल दिया जाएगा, ठीक है। प्लस लैटेक्स एनर्जी, जरा ओके करो, आपकी तरफ से ओके है कि नहीं? आपकी तरफ से ओके है? ठीक है, तो जल्दी से एक कंपाउंड और था Al2O3, फटाफट 30 सेकेंड्स, उससे ज्यादा नहीं, 30 सेकेंड्स, Al2O3, चलो जल्दी से कंप्लीट करो। आप लोग खुद से लिखिए, यहां पर मैं भी आपके साथ लिख रहा हूं, ठीक है, मैं भी लिख रहा हूं, आप लोग भी साथ में लिखो, देखते हैं, ठीक है, सही होता है गलत होता है, चलो ट्राई करो साथ में। पहले मैंने रिएक्शन लिख ली है, और इसमें एल्यूमिनियम के 2 एटम हैं लेकिन उन पर +3 है, 2 मोल एल्यूमिनियम है बट दोनों पर +3 है, और ऑक्सीजन के 3 एटम आएंगे और तीनों पर 2 माइनस आएगा, ठीक है। तो 2Al सॉलिड पहले, 2Al गैस, और ये स्टेप बाय स्टेप फाइनली, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये आएगा 2Al + 3 गैस, 2 एल्यूमिनियम +3 आ जाएगा, और 3/2 O2 गैस पहले टूटेगा तो 3 ऑक्सीजन के एटम मिलेंगे। भाई 3/2 O2 में ऑक्सीजन के एटम तो 3 होंगे ना, 3/2 तो मॉलिक्यूल है O2 के, तो एटम तो 3 हो जाएंगे, और इन तीनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन देकर इसको कन्वर्ट करोगे 3O-2 गैस में, और प्लस जोड़ के बना दोगे Al2O3। इतना आसान है, ये आसानी से कर सकते हो, और इस पर एक न्यूमेरिकल होता है, ठीक है। तो इसमें जो है ना, अब अगर देखा जाए तो देखिए यहां पर एक तो 2 टाइम्स सब्लिमेशन एनर्जी इन्वॉल्व्ड है, सब्लिमेशन एनर्जी का डबल, क्योंकि 2 मोल एल्यूमिनियम है, और यहां इन तीनों के लिए IE1, IE2, IE3 तीनों आएंगे 2 मोल में, और तीनों आएंगे मतलब 2 टाइम्स IE1, 2 टाइम्स IE2, 2 टाइम्स IE3, क्योंकि 2 मोल है और हर एक मोल से 3-3 इलेक्ट्रॉन निकले। यहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का 3/2 टाइम्स आएगा, क्योंकि 3/2 मोल्स ब्रेक कर रहे हो, और यहां इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 भी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 भी है, और इसका भी 3 टाइम्स, इसका भी 3 टाइम्स, क्योंकि 3 मोल O है, 3 ऑक्सीजन है, और तीनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया। बट लैटेक्स एनर्जी हमेशा 1 ही रहेगा, लैटेक्स एनर्जी का एक ही वहां पर एक ही बार लिखोगे, क्योंकि हमेशा बनाओगे तो एक ही मोल आयनिक सॉलिड, यहां आयंस के मोल कुछ भी हो, आयनिक सॉलिड तो एक ही मोल बन रहा है। तो ओवरऑल फाइनली डेल्टा HF नॉट बराबर आ जाएगा
2 टाइम्स सब्लिमेशन एनर्जी, और उसके बाद 2 टाइम्स ही इनफैक्ट 2 टाइम्स क्या 2 टाइम्स IE1 प्लस IE2 प्लस IE3। उम्मीद है समझ आया होगा ये। फिर BD का 3/2, तो 3/2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन प्लस 3 टाइम्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2, इन दोनों का 3 टाइम्स, क्योंकि तीनों एटम से 2-2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए हैं, और प्लस साथ में लैटेक्स एनर्जी। क्या कहते हो, कॉन्फिडेंस है कि अब कर लोगे कि नहीं, जरा बताइए। ये था हमारा पूरा डिस्कशन रिलेटेड टू योर लैटेक्स एनर्जी।